यूज़र वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकल देख लिया था कि हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर किस तरह क्लास के अंदर लिख सकते हैं। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। सो अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और लोडेड कंस्ट्रक्टर के दरमियान फ़र्क भी देख लिया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो शायद इस रिसोर्स से बेहतर रिसोर्स आपको ना मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्लेलिस्ट पे चले जाएं और शुरू से लेक्चर देखना स्टार्ट कर दें। आई होप कि अगर आप इन लेक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। ओके, सो उसी तरह हमारे पास वही टेस्ट एग्जांपल्स को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। ओके, मोस्टली लास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड कर रहे थे, सॉरी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा हमारे पास पब्लिक पार्ट के अंदर होता है। पब्लिक पार्ट के अंदर क्यों होता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट या और लोडेड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इसी वजह से अगर ये प्राइवेट होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान कॉल नहीं होगा और कंपाइलर आपको इनएक्सेसिबिलिटी का एरर देगा। अगेन इसका जो तरीक़ेकार है वो वही है, लेकिन इसको अब चूँकि हम कहते हैं कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इस कंस्ट्रक्टर को कुछ पैरामीटर दे रहा हूँ, स्ट्रिंग nn एंड देन डबल dd। ओके, अब ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर है और ये इस कंस्ट्रक्टर की हमारे पास क्या होगी, बॉडी होगी। अब मैं ये कहता हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर के जब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ इस ये तीन किस्म के पैरामीटर्स भी मेन फंक्शन से आएंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और जो पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाए, हम कहते हैं कि जी ए को आप ये ए असाइन कर दें। इसी तरह जो नेम है, नेम को आप असाइन कर दें nn एंड देन dd को आप असाइन कर दें सॉरी d को आप असाइन कर दें dd। ओके, ये तो मेरे पास हो गया जो वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो हम कैसे लिखते हैं। सॉरी, ये मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने मैं इसको पहले बनाता हूँ वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, और वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मेरे पास ये आ गया। और ये बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देता हूँ, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं देता हूँ कोई भी नाम देता हूँ अली, एंड देन इसको मैं कहता हूँ 3.14। ओके, अब ये मेरे पास वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है, मीन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ वन आर्गूमेंट है। ओके, अब अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे मैं जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट मेरे पास स्टिल ये कह रहा है कि जी एरर मुझे दे रहा है। एरर मुझे क्यों दे रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, के आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कोई डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं। तो अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर आप लोग देख लें तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हम एक आर्गूमेंट भी साथ भिजवाएंगे। वो आर्गूमेंट मेरे पास क्या है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ से मैं लिखता हूँ अब वो इंटीजर टाइप, यहाँ पे जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी के साथ ही हमने क्या करना है, हमने एक पैरामीटर पास करना है। वो पैरामीटर मेरे पास किस टाइप का होगा, वो मेरे पास होगा इंटीजर टाइप का। यहाँ पे अगर आप लोग अब देख लें, ये मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर दिया और उसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ 100। होगा कि आप कि जैसे ही मैंने ये 100 लिखा, ये 100 यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स जो प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट होगा ये इस ए के अंदर चला जाएगा। इस ए के अंदर 100 की वैल्यू है और यहाँ पे देख लें तो इस 100 की वैल्यू को हम ए को असाइन कर रहे हैं। जब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूँगा तो इस ए के अंदर जो 100 की वैल्यू है ये प्रिंट होगी, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं नेम और डी के अंदर वो मेरे पास क्या, ये यहाँ पे जो वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि मेरे पास ए के अंदर 100 की वैल्यू होगी और बाकी जो वैल्यूज़ मैंने फंक्शंस के अंदर लिखी है वो मेरे पास सिंपली क्या होगी, डिस्प्ले होगी। ओके, ये तो मेरे पास था वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। नाउ आप लोग कह सकते हैं कि क्या हम वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि अगर हम ये ना लिखें तो फिर क्या होगा, क्योंकि वन आर्गूमेंट है तो वन आर्गूमेंट की वैल्यू मेरे पास आ रही वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके,
अब चूंकि आप यहाँ पे देख लें कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जस्ट एक डेटा मेंबर्स के अंदर वैल्यू मेन फंक्शन से सेंड कर दी, जो कि इस ए के जो डेटा मेंबर है इसके अंदर स्टोर होगी, जबकि बाकी जो नेम और डी है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, कोई आपने यूज़र से वैल्यू नहीं ली। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके अंदर हमारे आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के बजाय गार्बेज वैल्यू अगेन प्रिंट होगी। सो अगर आप लोग रन कर लें तो देख लें 100 की वैल्यू आपके पास वैलिड है, स्ट्रिंग कोई अननोन वैल्यूज़ है, और जो डबल है उसके अंदर भी कोई अननोन वैल्यू है। सो इसी वजह से जस्ट टू शो दी गार्बेज और जो वैलिड वैल्यूज़ होती हैं वो। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ जिसमें हम रियली देख लेंगे कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंड ए एंड देन स्ट्रिंग नेम। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, लेकिन इस दफ़ा इसके अंदर कितने आर्गूमेंट्स हैं? 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हैं। ओके, अब मैं ऐसे कहता हूँ कि जी ए एंड देन नेम के अंदर आप सेंड कर दें एन, और जो डी की वैल्यू है उसको आप स्टिल क्या कर लें 4.5 कर लें। ओके, अब यहाँ पे मुझे जो टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसके साथ मैं एक पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मेरे पास अभी तक कॉल ही नहीं हो रहा। टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मेरे पास किस तरह कॉल होगा? मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट वन। अब चूंकि टू आर्गूमेंट में कॉल करूंगा तो इसका मतलब है कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसके साथ मैं क्या करूंगा, जो डेटा में जो जो दो पैरामीटर्स है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एक्स वाई और जी। तो ये अब मैंने क्या कर दिया, दो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर था वो मैंने कॉल कर लिया, लेकिन अब मेरे पास वैल्यू स्टिल पहली वाली डिस्प्ले होंगी। अगर आप लोग देख सकें यहाँ पे तो ये देख लें 100 अली और 3.4। तो ये जो एक्स वाई जी और 200 की वैल्यू है मेरे पास प्रिंट ही नहीं हो रही। क्यों प्रिंट नहीं हो रही? क्योंकि मैंने अभी तक जो ऑब्जेक्ट टू है उसको मैंने डिस्प्ले ही नहीं करवाया। सो यहाँ पे अब मैं अगर दोबारा लिख लूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले, तो अब मेरे पास देख लें 200 एक्स वाई जी और 4.5 ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। सो ये देख लें 200 एक्स वाई जी एंड 4.5। सो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन वैसे लिख दूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लूँ, सी आउट वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ सके। डिस्प्ले फंक्शंस के बाद यहाँ पे मैं लिख लूँ टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि अगर आप लोग रन कर लें तो आपके पास वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ और टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ आपके पास सेपरेट नज़र आएंगी। ये वन आर्गूमेंट की वैल्यूज़ है और ये आपके पास टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ है। ओके, सो अब सिमिलरली अगर मेरी रिक्वायरमेंट चूँकि मेरे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं, या किसी ने मुझे कहा कि 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर जस्ट इंप्लीमेंट कर दें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन टेस्ट एंड ए स्ट्रिंग नेम एंड डबल डी। ओके, अब ये देख ले मेरे पास अब 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया इसके अंदर। इसकी बॉडी उसी तरह अब मैं ए नेम एन एंड डी इज इक्वल टू डी। अब तीन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर का मेरे पास यहाँ पे तीन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। अब तीन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कॉल करूँगा तो वो मैं कैसे कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट टू। अब मैं चूंकि थ्री आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो मीन तीन पैरामीटर मैंने यहाँ से पास करने हैं, तो वो मैं यहाँ से पास करता हूँ 300। नेम की जगह पे मैं करता हूँ जफ़र, एंड जो दूसरी एक वैल्यूज़ है ये लेट सपोज मैं कहता हूँ 6.7। तो ये मेरे पास अब थ्री आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऑब्जेक्ट टू अनआइडेंटिफाइड है। ओके सॉरी, तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट टू। अब इसको डिस्प्ले करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डिस्प्ले है वो मेरे पास सेपरेट लाइन में आ जाए। सो ये अब मेरे पास थ्री आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है, और फिर उसके बाद इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट टू डॉट obj टू डॉट डिस्प्ले।
अब अगर आप लोग इस प्रोग्राम को रन कर लें तो क्या होगा, यहाँ तक तो हमारे पास सेम प्रोग्राम था। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट 2 और मैं इसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। तो ये 3 पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ से जो 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे आ जाएंगे। सो फर्स्ट जो 300 है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, जफ़र यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और 6.7 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ डेटा मेंबर्स के अंदर चली जाएगी। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन भी मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि जब 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर देख लें 300 जफर 6.7 एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आर्गुमेंट और लोडेड कंस्ट्रक्टर का। और लोडेड कंस्ट्रक्टर से मुराद बेसिकली क्या है, इस कंस्ट्रक्टर को अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास है 1 आर्गुमेंट। इस कंस्ट्रक्टर को अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास है 2 आर्गुमेंट और ये अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास है 3 आर्गुमेंट। सो इस कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ये अगर आप लोग याद करें, जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते थे तो उसके अंदर भी यही होता था कि सेम नेम फंक्शन होता था और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते थे वो हमारे पास क्या होते थे, डिफरेंट होते थे या उनका ऑर्डर डिफरेंट होता था। बस सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या है कि कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा वही होगा जो क्लास नेम होगा और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा और कंस्ट्रक्टर हमेशा हमारे पास क्या होगा, पब्लिक पार्ट में होगा। ओके, इस सिचुएशन में लेट्स सपोज एक और चीज़ हम कर लेते हैं कि अगर इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि मेरे पास कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और एक मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन है। ओके, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट चूंकि हमने कहा हुआ था कि कंपाइलर हमें क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट भी प्रोवाइड करके देगा। सो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सबसे लास्ट पे कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट obj5। तो यहाँ पे देख लें, जैसे ही मैंने इसको क्रिएट कर लिया कंपाइलर मुझे कोई एरर दे रहा है। हालांकि हमने पहले लास्ट लेक्चर जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का था उसके अंदर हमने कहा हुआ था कि अगर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आप क्रिएट नहीं भी करते, नहीं भी लिखते प्रोग्राम के अंदर, तो कंपाइलर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे अब देख लें तो वो मुझे क्या एरर दे रहा है, वो मुझे दे रहा है कि नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास टेस्ट, कि क्लास के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। हालांकि डिफ़ॉल्ट का नाम ही इसी वजह से डिफ़ॉल्ट है कि कंपाइलर आपको डिफ़ॉल्ट देगा। सो ये एरर मुझे क्यों दे रहा है, याद रखें, बड़ी टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर आपके साथ एक एग्रीमेंट ये करता है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के अंदर नहीं लिखते तो फिर मैं आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दूंगा। लेकिन अगर आपने कोई एक भी कंस्ट्रक्टर खुद से लिख लिया तो फिर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी आप खुद से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं उस एग्रीमेंट का भी एंगे प्रोग्रामर वायलेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट। तो अब मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद से लिखना होगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कंपाइलर मुझे क्या करेगा, इसी तरह मुझे कंपाइलर एरर जनरेट करके देगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये मुझे उसने एरर दिया कि जी नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास टेस्ट। यहाँ पे आप लोग देख लें ये ऑब्जेक्ट 5 पे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का, यहाँ पे आप लोग देख लें मैं उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखता, टेस्ट और उसकी खाली बॉडी रख लेता हूँ। तो अब अगर हम देख लें तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो जहाँ पे मुझे एरर नज़र आ रहा था, सो obj.5, अब उसके अंदर मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये मेरा प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो कीप इन माइंड, नटशेल इस प्रोग्राम की समरी क्या है कि आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होगा, हाँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम ये है कॉलिंग ऑफ 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग ऑफ 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये आपके पास है कॉलिंग ऑफ 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और ये आपके पास कॉल हो रहा है कॉलिंग ऑफ 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और ये आपके पास यहाँ पे कॉल हो रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो आप लोग अब इस प्रोग्राम के अंदर हम 3 हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं या हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के 3 वर्जन लिखे हैं, 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक मेरे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो नटशेल ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से लिखते हैं
जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था, तो फिर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे खुद से लिखना होगा। और अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो फिर कंपाइलर आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको वो एरर देगा कि आप ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद से प्रोवाइड करें। ये तो हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे विजुअल C++ के अंदर। सो वेट फॉर दीज टू इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।